हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अस्मा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीसी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इंजंक्शन। अब इंजंक्शन वर्ड सुनते ही आप ये सोच रहे होंगे कि ये होता क्या है और इसका बेसिक लफ्ज़ों में मीनिंग क्या होता है। तो इंजंक्शन एक ऐसा लीगल रेमेडी या ऑर्डर होता है जो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, जिसमें किसी भी रॉन्गफुल एक्ट को होने से रोका जाता है या अगर कोई गलत काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो उसको कंटिन्यू करने से मना किया जाता है। अगर कोई पार्टी इंजंक्शन को फॉलो नहीं करती तो उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट सिविल या क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है और उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये था हमारा बेसिक मीनिंग अबाउट इंजंक्शन। अब हम बात करेंगे कि इंजंक्शन कब ग्रांट की जाती है। इंडियन लीगल सिस्टम में इंजंक्शन तब तक ग्रांट नहीं होती जब तक इरिपेरेबल इंजरी होने का पॉसिबिलिटी ना हो। इरिपेरेबल इंजरी का मतलब है कि अगर एप्लीकेंट को कोई ऐसा नुकसान होता है जो उसका कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल नहीं है, मतलब ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई पैसों से या किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती, उसे हम इरिपेरेबल इंजरी कहेंगे। मतलब अगर आपके घर में कोई पुराना या बड़ा सा ट्री है, अगर उसे काट दिया जाए तो वो वापस नहीं आ सकता, पैसों से या कोई भी दूसरी चीज़ से उस ट्री को वापस नहीं लगाया जा सकता। ऐसी सिचुएशन को ही हम इरिपेरेबल इंजरी कहेंगे। अगर हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखें तो अगर किसी पर्सन के पास किसी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, तो अगर वो उसे पब्लिकली पब्लिश करना चाहता है तो कंपनी पूरी तरीके से नुकसान में होगी। तो बजाय इसके के पब्लिश होने के बाद डैमेजेस क्लेम करे तो कोर्ट इंजंक्शन का ऑर्डर देकर उस डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश होने से स्टॉप कर सकती है। इसे ही हम इरिपेरेबल इंजरी कहेंगे, जिसको किसी भी चीज़ से कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं लीगल प्रोविजंस जो गवर्न करते हैं इंजंक्शंस को हमारे इंडिया में। इंजंक्शन से सबसे पहला स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में डील होता है। ये लॉ डायरेक्टली डील करता है इंजंक्शंस में और अदर रेमेडीज़ में। और दूसरा ये गवर्न होता है अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। इसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जैसे इसके अंदर स्पेसिफिक सेक्शंस दिए हैं जो इंजंक्शन से रिलेटेड हैं। वो ये है सेक्शन 151 जो अलाउ करता है कोर्ट को टू पास नेसेसरी ऑर्डर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। देन सेक्शन 94 ये कोर्ट्स को पावर देता है कि इंजंक्शंस इशू कर सके कि किसी भी इनजस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ इसेंशियल कंडीशंस की जो कि इंजंक्शन ग्रांट होने से पहले पूरी होनी चाहिए। अगर कोई एप्लीकेंट इंजंक्शन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको ये 3 बेसिक चीज़ें प्रूव करनी होती है। सबसे पहली है प्राइमा फेशिया केस। इसका ये मतलब है एप्लीकेंट का केस पहली ही बार में स्ट्रॉन्ग लगना चाहिए और जीतने का पोटेंशियल होना ही चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरा ही केस को प्रूव कर दे, लेकिन उनको कम से कम इतने इनफ एविडेंस शो करने होंगे जो लगे कि वैलिड लीगल क्लेम है। इट कैन बी पॉसिबिलिटी टू विन डेफिनेटली। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो अगर कोई बिल्डर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है इलीगली, तो आपके पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप के पूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आप प्रूव कर सके कि यू हैव फुल पोटेंशियल टू विन द केस। तो ये होता है प्राइमा फेशिया केस। दूसरी कंडीशन है इंजंक्शन की बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। इसमें कोर्ट कंपेयर करती है कि कितनी हार्डशिप एंड इनकन्वीनियंस दोनों पार्टीज फेस करने वाली है इन केस इंजंक्शन ग्रांट होता है तो या फिर डिनाई होता है तो। मतलब इंजंक्शन ग्रांट होने पर डिफेंडेंट को कितना नुकसान होता है और अगर इंजंक्शन डिनाई हो जाता है तो प्लेंटिफ को एप्लीकेंट को कितना नुकसान हो सकता है। ये कंपैरिजन कोर्ट ज़रूर करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने मूवी बनाई है जिसके अंदर डिफेमेटरी कंटेंट है तो उस मूवी को रिलीज़ होने से रोकने पर कंपनी को फिनेंशियली नुकसान तो होगा, लेकिन अगर उसे अलाउ कर दिया जाए तो वो बहुत ही ग्रेटर हार्म होगा किसी भी पर्सन की रेपुटेशन पर। तो इस वजह से कोर्ट कंपेयर ज़रूर करेगी अंडर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। तीसरी जो कंडीशन है जिसे प्रूव करना होगा वो है इरिपेरेबल लॉस। इसका ये मतलब है कि कोर्ट इंजंक्शन तब ही ग्रांट करेगी जब अगर उसे लगे कि एप्लीकेंट को कोई ऐसा नुकसान होगा जो किसी भी तरीके से कॉम्पनसेट करके रिपेयर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कोई कीमती पेंटिंग डिस्ट्रॉय कर दी हो, सो इन दैट सिचुएशन मनी कैन नॉट रिप्लेस द पेंटिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंजंक्शन। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंजंक्शन डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सिचुएशंस।
पहला है प्रिलिमिनरी इंजंक्शन, इसे हम एड इंटरिम इंजंक्शन भी कहते हैं। ये एक टेम्पररी ऑर्डर होता है जो कि इशू किया जाता है बिफोर फाइनल हियरिंग ऑफ द केस। केस की फाइनल हियरिंग से पहले ये इशू किया जाता है ताकि प्लेंटिफ के राइट्स जो है वो सेफ रहें। इसका मेन पर्पस ये है कि केस की फाइनल डिसीजन तक किसी भी पार्टी को किसी भी तरह का नुकसान ना हो और स्टेटस को रहे। स्टेटस को का ये मतलब है कि जो सिचुएशन अभी है उसी सिचुएशन को सेम रखा जाए टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लैंड ओनर केस फाइल करता है अगेंस्ट बिल्डर फॉर हिज इलीगल कंस्ट्रक्शन, तो कोर्ट उस बिल्डर को अपने कंस्ट्रक्शन के काम को स्टॉप करने के लिए कोर्ट इस इंजंक्शन को पास कर सकती है अंटिल द केस इज डिसाइडेड। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव या प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। प्रिवेंटिव इंजंक्शन का मेन पर्पस है कि कोर्ट ऑर्डर कर सकती है किसी भी रॉन्गफुल एक्ट को रोकने के लिए, ऐसा एक्ट जो हार्म पहुंचा सकता है अनदर पर्सन के लीगल राइट को। ये इंजंक्शन मेनली इशू किया जाता है फ्यूचर के हार्म को प्रिवेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का नेम कॉपी कर रही हो तो कोर्ट प्रिवेंटिव इंजंक्शन लगाकर उस कंपनी को रोक सकती है। नेक्स्ट है मैंडेटरी इंजंक्शन। ये सबसे स्ट्रिक्ट इंजंक्शन होता है जिसमें कोर्ट किसी डिफेंडेंट को एक स्पेसिफिक काम करने का ऑर्डर देता है। दैट मीन्स दिस इंजंक्शन फोर्सेस समवन टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने इलीगली किसी और की प्रॉपर्टी पर कोई दीवार बना ली हो, द कोर्ट में ऑर्डर देम टू रिमूव इट। तो कोर्ट इस मैंडेटरी इंजंक्शन के जरिए उस पर्सन को ऑर्डर दे सकती है कि वो उस वॉल को रिमूव कर दे। सेकेंड एग्जाम्पल है कि अगर कोई कंपनी किसी गुड्स के पोजीशन को रॉन्गफुली अपने पास रखती है तो कोर्ट इसमें ऑर्डर कर सकती है कि वो उस गुड्स को रिटर्न कर दे। नेक्स्ट टाइप है टेम्पररी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर। इस ऑर्डर का नाम ही इसका मतलब बताता है। ये एक टेम्पररी ऑर्डर होता है जो शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है। इसका मेन पर्पस है कि स्टेटस को मेंटेन रखना, मतलब जो सिचुएशन अभी है केस के दौरान उसको वैसे के वैसे ही रखना जो कि इररिपेरेबल डैमेज होने से रोका जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हेरिटेज बिल्डिंग को डिमोलिश करना चाहता है तो कोर्ट इस रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर को इशू करके इमीडिएटली उसको स्टॉप कर सकती है ताकि फर्दर हियरिंग्स हो सके और स्टेटस को मेंटेन रहे। नेक्स्ट है परमानेंट इंजंक्शन। ये एक फाइनल ऑर्डर होता है जो कि केस के एंड में इशू किया जाता है। अगर कोर्ट ये प्रूव कर लेती है कि प्लेंटिफ को रॉन्गफुल एक्ट से हमेशा ही नुकसान रहेगा तो इस सिचुएशन में कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैक्ट्री अपना पूरा वेस्ट किसी रिवर में डंप करती है तो कोर्ट इसको परमानेंट इंजंक्शन देकर उस फैक्ट्री को बैन कर सकती है ताकि वो टॉक्सिक वेस्ट को रिवर में डंप ना कर सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर कोई कंपनी बहुत ही पॉपुलर है, अगर वो अपने पॉपुलर ब्रांड के अंदर कोई फेक प्रोडक्ट सेल कर रही है तो इस सिचुएशन में कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन लगाकर उस कंपनी को पूरी तरह से प्रोहिबिट कर सकती है ताकि वो फेक प्रोडक्ट्स ना सेल कर सके। नेक्स्ट है इंटरलोकेटरी और इंटरिम इंजंक्शन। ये एक टेम्पररी इंजंक्शन होता है जो केस के फाइनल डिसीजन तक एप्लीकेबल रहता है। इस इंजंक्शन का भी मेन पर्पस स्टेटस को मेंटेन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट दो लोगों में चल रहा है तो कोर्ट इंटरलोकेटरी इंजंक्शन देकर दोनों को उस प्रॉपर्टी को सेल करने से या फिर कोई मॉडिफिकेशन करने से रोक सकती है कोर्ट का फाइनल डिसीजन होने तक। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसओबेइंग एन इंजंक्शन, मतलब अगर कोई इंजंक्शन को फॉलो नहीं करता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर कोई पार्टी इंजंक्शन के ऑर्डर को नहीं मानता तो उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो सकता है। इसमें 3 तरीके की पनिशमेंट हो सकती है, जैसे कि फाइन, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी या फिर इम्प्रिजनमेंट। फाइन में कोर्ट डिफॉल्टर पर एक फाइनेंशियल पेनल्टी जुर्माना लगा सकती है और सीजर ऑफ प्रॉपर्टी में उसकी डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी को कोर्ट सीज कर सकती है और इम्प्रिजनमेंट मतलब डिफॉल्टर को सजा देना या जेल भेजना। अगर केस सीरियस है तो कोर्ट डिफॉल्टर को जेल भी भेज सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फैक्ट्री को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उसे अपनी फैक्ट्री का पोल्यूशन और जो वेस्ट है वो रिवर में डंप नहीं करना है, लेकिन वो फिर भी कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ फैक्ट्री का सारा वेस्ट रिवर में डंप करती है जिसकी वजह से रिवर पोल्यूट हो रही है, तो ओनर को लीगल एक्शन फेस करने पड़ेंगे, फाइन भी देना होगा और इवन इन सम सिचुएशन ओनर कैन सेंड टू जेल। सो नाउ वी कंक्लूड अवर आंसर। इंजंक्शन जो है एक बहुत ही पावरफुल लीगल टूल है जो कि किसी भी रॉन्गफुल एक्ट को होने या कंटिन्यू होने से रोकता है।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई किए जाते हैं, जैसे टेम्पररी इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन। अगर इंजंक्शन फॉलो नहीं किया जाता तो उस पार्टी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो सकता है, जिसमें फ़ाइन या जेल की पनिशमेंट मिल सकती है। ये रेमेडी तभी अप्लाई की जाती है जब प्राइमा फेशिया केस हो, मतलब स्ट्रॉन्ग केस हो जिसमें विनिंग के चांसेस ज़्यादा हो, या फिर बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस मीन्स इफ़ द इंजंक्शन इज़ ग्रांटेड देन हाउ मच द सफ़र विल गोइंग टू face by the defendant, or if not granted how much suffer will face by the plaintiff। so balance of convenience में कोर्ट कंपेयर करेगी। या फिर नेक्स्ट जो है ऐसा कोई डैमेज जो इरिपेरेबल हो, जिसको हम कॉम्पनसेट करके या मनी से या किसी भी और चीज़ से रिपेयर नहीं कर सकते, इस सिचुएशन में इंजंक्शन ग्रांट होता है। तो ये था हमारा होल कंसेप्ट ऑफ इंजंक्शन अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सो होप यू अंडरस्टूड वेल। If you like my explanation, please like this video and share with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. So that's it for today. We will meet in next video. Till then, keep watching my videos. All the best for your exams.